वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। जावा जो है हमारे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके जो एग्जाम है होते हैं, जैसे आपका एचपीएससी का एग्जाम है या फिर एचएसएससी का एग्जाम है, तो उसके अंदर ना आपको डेटा स्ट्रक्चर मेंशन रहता है। देन वहाँ पे आपको सी प्लस प्लस एंड जावा भी वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मेंशन रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे जावा मेंशन है, आज की डेट में क्या है कि यहाँ पे हमें पाइथन समझते हैं। जैसे केवीएस है, केवीएस के एग्जाम में पाइथन आती है, एचटेट के एग्जाम में पाइथन आती है। लेकिन कुछ एग्जाम अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पे जावा लिखा हुआ है, लेकिन जावा का वहाँ पे एक्चुअली में सिलेबस मेंशन नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे जावा आ गया। मीन्स कि आपको जावा का एक तरह से बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसी जावा में कोर जावा की हम बात कर रहे हैं, एडवांस जावा की नहीं। तो कोर जावा में एंड जब आप बीटेक करते हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई और स्ट्रीम से कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, तो ठीक है, तो वहां पे भी आपको जावा समझनी होती है। तो उसी में आपका एक टॉपिक आता है मल्टी थ्रेडिंग। तो आज हम यही देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है एंड मल्टी थ्रेडिंग के लाइफ साइकिल क्या होते हैं, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग एंड इट्स लाइफ साइकिल, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अब एक बात समझो कि जो जावा डेवलपर्स होते हैं, जो भी जावा के प्रोग्राम्स बनाते हैं, अगर उनको पैरेललिज्म चाहिए, पैरेललिज्म मीन्स कि वो चाहते हैं कि एक साथ एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, उनके प्रोग्राम को वो डिवाइड करके एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं मल्टीपली, ठीक है, पर पैरेलली। तो पैरेलली जब उनको एग्जीक्यूट करना होता है तो पैरेललिज्म को अचीव करने के दो प्रोसेस होते हैं, दो यहाँ पे टेक्निक हम बोल सकते हैं। एक होती है आपकी मल्टी थ्रेडिंग एंड सेकंड होती है हमारी मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज होते हैं। देन जावा डेवलपर को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि उसे किसके फीचर्स चाहिए। तो यहाँ पे देखो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले देखो कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज ए प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस है आपके पास एंड फॉर एग्जांपल पी प्रोसेस है, एंड आप इस पी प्रोसेस को डिवाइड करना चाहते हो इनटू सेवरल यूनिट्स। स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में आप इस प्रोसेस को डिवाइड करना चाहते हो। तो ये पी प्रोसेस है, आपने इस पी प्रोसेस को सेवरल सब प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 सब प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। अब ये जो 3 सब प्रोसेस है, या फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 3 जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इन्हें हम थ्रेड कहते हैं। तो जब आप एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे ही कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या हुई? मल्टी थ्रेडिंग is a Java feature in which we divide a process into several threads, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? मल्टी थ्रेडिंग मीन्स टू डिवाइड अ प्रोसेस इनटू सेवरल थ्रेड्स। अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि व्हाट इज अ थ्रेड, तो थ्रेड क्या होती है? थ्रेड इज अ, देखो ये हमें पता है कि ये सब प्रोसेस है, लेकिन इस सब प्रोसेस के जो प्रोसेस होती है ना, वो भी हैवी वेट एंड लाइट वेट होती है। तो थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस। थ्रेड आपकी लाइट वेट होती है। एंड जब हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करेंगे, एक जो, या फिर हम कहेंगे एक नॉर्मल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो वो आपकी हैवी वेट होती है, लेकिन थ्रेड हमारी लाइट वेट है। तो थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टी थ्रेडिंग में वो क्या रहा कि ये जितनी भी थ्रेड्स है, यहाँ पे जो सेवरल थ्रेड्स है, वो सभी एक साथ एग्जीक्यूट करेंगी, मींस कि पैरेलली एग्जीक्यूट होंगी, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगी। तो ये यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हमने देखे वो क्या है कि मल्टी थ्रेडिंग इज अ जावा फीचर इन विच वी डिवाइड अ प्रोसेस इनटू सेवरल थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है? अ थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस एंड दीज थ्रेड एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग इज अ जावा फीचर
that allows concurrent execution of 2 or more parts of a program for maximum utilization of a CPU. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू मीन्स कि आपकी एक प्रोसेस है, फिलहाल ये एग्जीक्यूट हो रही है, अभी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसके पास प्रोसेसर है, प्रोसेसर मीन्स आपका सीपीयू, तो सीपीयू इसके पास है। देन अगर टोटल आपके पास 5 प्रोसेस है तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी देन सेकंड प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये जो तीनों थ्रेड्स है ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगी, तो मीन्स कि इन तीनों को ही सीपीयू उस टाइम पे मिला हुआ है, एलोकेट हुआ है, तो यहाँ पे आप सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। सीपीयू का अगर प्रोसेसर का अगर टाइम सेव होगा तो मीन्स कि आप उस टाइम को किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं, तो ये होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, ठीक है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं तो वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, ये सब वहां पे आता है। तो ये तो हो गई आपकी मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? एंड एक मल्टी थ्रेडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि ये जो थ्रेड्स होती है, ये थ्रेड है, ये क्या करती है, आपका एक शेयर्ड मेमोरी एरिया यूज करती है, मीन्स कि यहाँ पे जो मेमोरी होती है ना, ये एक कॉमन मेमोरी ये यूज करेंगी, P1 को भी यही मेमोरी एलोकेट होती है, P2 को भी एंड P3 को भी, मीन्स कि इन थ्रेड्स को डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेट नहीं होती, मीन्स कि P1 को अलग से मेमोरी एलोकेट हुई, P2 को अलग से एलोकेट हुई, P3 को एलोकेट हुई अलग, लेकिन ऐसा नहीं होता, सेपरेट एलोकेशन नहीं होता, यहाँ पे थ्रेड में थ्रेड्स को एक कॉमन एरिया शेयर करना होता है, तो ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एंड जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस को एक सेपरेट एरिया एलोकेट होता है, लेकिन थ्रेड्स को कॉमन एरिया ही शेयर करना होता है, ठीक है। एंड इतना हमें समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं, एक होता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है? तो पहला तो ये कि मल्टी थ्रेडिंग में हम प्रोसेस को थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया, एंड ये थ्रेड्स आपकी कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होती है। एंड जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग में हम मल्टीपल प्रोसेस को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टीपल प्रोसेस मीन्स कि अब यहाँ पे प्रोसेस को डिवाइड नहीं किया गया है, P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, तो टू एग्जीक्यूट द मल्टीपल प्रोसेसेस कॉन्करेंटली इज नोन एज द मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पे थ्रेड्स मल्टीपल आपकी कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होती है एंड इसमें आपकी मल्टीपल प्रोसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होती है। कॉन्करेंटली मीन साइमल्टेनियसली, एक साथ। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा कि थ्रेड्स आपकी लाइट वेट होती है एंड जो प्रोसेस है वो आपकी हैवी वेट होती है। थर्ड डिफरेंस है हमारा कि मल्टी थ्रेडिंग में हम कॉमन एरिया शेयर करते हैं एंड मल्टी प्रोसेसिंग में सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये आपका मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस होता है। फिर मल्टी प्रोसेसिंग के भी टाइप्स हो जाते हैं, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं मल्टी थ्रेडिंग को कहाँ पे यूज कर रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग इज मोस्टली यूज्ड इन गेम्स, एनिमेशंस एटसेट्रा। एंड जो मल्टी थ्रेडिंग है उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है जो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेज देखिए, इट डजंट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस एट द सेम टाइम। थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी कि थ्रेड्स आपकी इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स कि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो अपने आप से एग्जीक्यूट हो सकती है। देन सेकेंड, you can perform many operations together so it save time. Threads are independent so it doesn't affect other thread if an exception occurs in a single thread. For example, ये आपकी प्रोसेस है, ये फर्स्ट थ्रेड, ये सेकंड थ्रेड, ये थर्ड थ्रेड एंड फोर्थ थ्रेड। फर्स्ट थ्रेड में कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आया है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बाकी थ्रेड्स को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, बाकी थ्रेड्स अपनी क्या करेंगी, एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रेड्स इंडिपेंडेंट है, कि एक थ्रेड की प्रॉब्लम दूसरे थ्रेड को इफेक्ट नहीं करती। एंड डिसएडवांटेज की जो मैं बात कर रही थी वो क्या है कि आपका सिंक्रोनाइजेशन कॉम्प्लेक्स रहता है। कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन ये हमारा एक डिसएडवांटेज रहेगा थ्रेड के रिगार्डिंग, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग 2 मैकेनिज्म। अगर आपको थ्रेड क्रिएट करनी है तो आपके पास कितने मेथड है? 2 मेथड है। आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं एक थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट मेथड है एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड सेकेंड मेथड है इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। अब यहाँ पे देखो एक्सटेंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इम्प्लीमेंटिंग द थ्रेड क्लास या एक्सटेंडिंग द रनेबल इंटरफेस। क्यों? क्योंकि जो क्लास होती है, जब मैंने आपको C++ करवाया था तो C++ के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट करवाए थे, तो वहां पे भी हमने इनहेरिटेंस की बात की थी। तो जब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, वो इनहेरिटेंस होता है। एंड जब आपको ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है, मीन्स कि एक क्लास से दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, क्लास की बात हो रही है, तब हम वहां पे कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड। तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, तो इट मीन्स क्लास के लिए हम, अगर आप क्लास को प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थ्रेड क्या है? एक क्लास, प्री डिफाइंड क्लास है आपकी थ्रेड। तो थ्रेड क्लास को हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। सेकंड होता है इंटरफेस। जब भी आपको कोई इंटरफेस यूज करना है, यूजर डिफाइन इंटरफेस है या फिर आपका प्री डिफाइंड इंटरफेस है, तो उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स। क्या कीवर्ड होता है? इम्प्लीमेंट्स, और ये होता है एक्सटेंड्स। तो रनेबल आपका एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है। तो यहाँ पे 2 मेथड होते हैं थ्रेड क्रिएट करने के। फर्स्ट मेथड है कि हम थ्रेड क्लास को यूज कर सकते हैं एंड सेकंड मेथड है हम रनेबल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड, थ्रेड क्रिएशन बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करनी है? थ्रेड क्लास यूज करनी है। ये थ्रेड क्लास कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थ्रेड क्लास आपकी है यहाँ पे java.lang पैकेज में, java.lang.thread। इट मीन्स थ्रेड क्लास lang पैकेज के अंदर डिफाइंड है। तो java.lang.thread, T कैपिटल रहेगा। अब यहाँ पे जो थ्रेड क्लास है, इस थ्रेड क्लास में एक रन मेथड डिफाइन होता है। थ्रेड क्लास के अंदर आपका पहले से ही एक रन मेथड डिफाइन है। एंड जब भी आप एक न्यू थ्रेड क्रिएट करेंगे तो आप अपना खुद का क्या बनाते हैं? एक रन मेथड बनाते हैं, एक रन मेथड क्रिएट करते हैं। एंड देन ये रन मेथड जो थ्रेड क्लास में रन मेथड डिफाइन है उससे ओवरराइड करता है। ओवरराइड क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ओवरराइड का मतलब कि एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल फन फंक्शन है, एंड आपने ये फन फंक्शन हमने बेस क्लास में क्रिएट किया है, एंड सेम नाम से हम एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो कि हमारा चाइल्ड क्लास में है। यहाँ पे आपने कोई डेफिनेशन दी, यहाँ पे आपने कुछ डेफिनेशन दी, फंक्शन का नेम दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें आपने कुछ डेफिनेशन दी है और इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, तो ये फंक्शन इस फंक्शन को क्या कर लेगा? ओवरराइड कर लेगा। मींस कि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, ये नहीं होगी। तो ये होता है ओवररिडन। ठीक है, सेम फंक्शन जब आपका डिफाइन होता है तब हम वहां पे उनको ओवरराइड कर लेते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि थ्रेड के अंदर एक रन मेथड डिफाइन है, एंड जब आप अपना थ्रेड क्रिएट करेंगे तो वहां पे भी आप रन मेथड की डेफिनेशन देंगे एंड देन उसे हम ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रन मेथड है ये क्या होता है? तो जो आपकी थ्रेड होती है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? आप उसे रन मेथड्स के अंदर डिफाइन करते हैं। A thread begins its life inside run method। जब हम साइकिल देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग की तो हम और अच्छे से देखेंगे इन फंक्शंस के बारे में। अब आके देखिए एक रन मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे? अपनी थ्रेड की लाइफ को स्टार्ट करेंगे। फिर आपका एक स्टार्ट मेथड होता है। स्टार्ट मेथड किस लिए होता है? स्टार्ट मेथड टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड। सबसे पहले आपका स्टार्ट मेथड कॉल होगा, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट मेथड कॉल होने के बाद हमारा रन मेथड कॉल होता है। तो पहले स्टार्ट मेथड होता है देन रन मेथड कॉल होता है। जावा थ्रेड क्लास,
थ्रेड क्लास क्या होती है? तो जावा प्रोवाइड्स थ्रेड क्लास टू अचीव थ्रेड प्रोग्रामिंग. थ्रेड क्लास प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स टू क्रिएट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द थ्रेड. सिंपल अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज अ थ्रेड, देन थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस. थ्रेड क्या है? एक लाइट वेट सब प्रोसेस है. लेकिन हमसे पूछा जाए व्हाट इज थ्रेड क्लास, तो थ्रेड क्लास आपकी क्या होती है? थ्रेड क्लास इज यूज्ड टू अचीव थ्रेड प्रोग्रामिंग एंड थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स, देखो थ्रेड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स होते हैं एंड मेथड्स होते हैं टू क्रिएट एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन थ्रेड. तो थ्रेड और थ्रेड क्लास दोनों में डिफरेंस है. अब ये जो थ्रेड क्लास है ये क्या करेगी? थ्रेड क्लास एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास एंड इंप्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस. नेक्स्ट हमारा आता है थ्रेड क्रिएशन बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस. तो यहां पे ये क्या होता है? तो ये भी आपका सेम जावा डॉट लैंग के अंदर ही डिफाइन है. इसके लिए भी आपको जावा डॉट लैंग को इंपोर्ट करना होगा. रनेबल इंटरफेस ओवरराइड्स रन मेथड. यहां पे आपका रनेबल इंटरफेस क्या करता है? रन मेथड को ओवरराइड करता है. वहां पे आपकी थ्रेड क्लास कर रही थी. वी क्रिएट और इंस्टेंशिएट अ थ्रेड ऑब्जेक्ट एंड कॉल स्टार्ट मेथड ऑन दिस ऑब्जेक्ट. तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि वहां पे थ्रेड क्लास यूज हो रही है, यहाँ पे आपका रनेबल इंटरफेस यूज हो रहा है. दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो, फर्स्ट आपका डिफरेंस रहेगा इफ वी एक्सटेंड द थ्रेड क्लास आवर क्लास कैन नॉट एक्सटेंड एनी अदर क्लास बिकॉज जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस करते हैं, जब C++ की बात होती है तो C++ सभी टाइप के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है. सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, सभी टाइप के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं. लेकिन जो जावा है, जावा हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करे, इट मींस जब आप एक क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, एक क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमारी क्लास किसी दूसरी क्लास को क्या नहीं कर सकती? एक्सटेंड नहीं कर सकती. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आप थ्रेड क्लास यूज करके फुलफिल नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम रनेबल इंटरफेस को यूज करते हैं, इंटरफेस यूज कर रहे हो, तो इट मीन्स आपने इंप्लीमेंट कर लिया एंड देन इंप्लीमेंट करने के बाद आप क्या कर सकते हो? एक्सटेंड भी कर सकते हो अदर बेस क्लास. तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहेगा दोनों में. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, we can achieve basic functionality of a thread by extending thread class because it provides some inbuilt methods like yield, interrupt, etc. that are not available in runnable interface. जो आपकी थ्रेड क्लास है उसके अंदर कुछ इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं जो हमारे रनेबल इंटरफेस में नहीं होते. नेक्स्ट यहाँ क्या है? यूजिंग रनेबल विल गिव यू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी शेयर्ड अमंगेस्ट मल्टीपल थ्रेड्स. जब आप रनेबल इंटरफेस का यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल थ्रेड के साथ शेयर कर सकते हैं. तो ये तीन डिफरेंस हमने यहाँ पे देखे. फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि थ्रेड क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती. सेकंड, इन थ्रेड क्लास हमारे पास इनबिल्ट मेथड्स हम उनको यूज कर सकते हैं. एंड थर्ड हमारा डिफरेंस रहेगा, इन रनेबल इंटरफेस वी कैन शेयर द ऑब्जेक्ट विद मल्टीपल थ्रेड्स. अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी? लाइफ साइकिल एंड स्टेट्स ऑफ अ थ्रेड इन जावा. तो थ्रेड साइकिल या थ्रेड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो टोटल 6 स्टेट्स यहाँ पे होती है. 5 स्टेट्स भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, लेकिन जनरली टोटल 6 स्टेट्स हम यहाँ पे समझते हैं. एंड ये जो 6 स्टेट्स है, चलिए इनके बारे में डायग्राम के थ्रू देखेंगे. तो फर्स्ट जो स्टेट रहेगी वो आपकी न्यू होती है, सेकंड रनेबल, थर्ड रनिंग है, फोर्थ आपकी ब्लॉक्ड, फिफ्थ डेड. अब यहाँ पे देखिए 5 स्टेट यहाँ पे मेंशन किए. सिक्स्थ आपको स्टेट कौन सी शो नहीं हो रही है, वो है आपकी वेटिंग. तो यहीं पे आप अपनी वेटिंग स्टेट भी कर सकते हैं. तो ये आपकी क्या हो जाएगी? वेटिंग स्टेट. तो वेटिंग स्टेट का भी यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा. अगर 5 स्टेट होती है तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको वेटिंग नहीं शो होगी, लेकिन वेटिंग रहती है, बट वहां पे शो नहीं किया गया है. और जब 6 स्टेट की बात होती है तो यहाँ पे आपकी वेटिंग अलग से शो हो जाती है.
अब जो स्टेप 1 है वो है हमारा न्यू या फिर आप इसको न्यू बोर्न भी कह सकते हैं। तो जो न्यू स्टेट होती है इसमें हम क्या करते हैं, न्यू थ्रेड को क्रिएट करते हैं। तो व्हेन अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड देन इट इज इन द न्यू स्टेट। अब यहाँ पे आपकी थ्रेड के ओनली क्रिएट हुई है, क्या हुई है, क्रिएट हुई है, मीन्स कि वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं गई है, ओनली क्रिएट हुई है। या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो थ्रेड है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। तो व्हेन वी क्रिएट अ थ्रेड ऑब्जेक्ट, एंड जब आप थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो किसका यूज करते हैं, यूजिंग द थ्रेड क्लास, देन दैट थ्रेड इज इन बोर्न स्टेट और इन न्यू स्टेट। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या समझ आया हमें न्यू स्टेट में, कि न्यू स्टेट मीन्स कि व्हेन अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड देन इट इज इन द new state, or we can say when we create a thread object using the thread class, then the thread is born. Thread is born, it means and that enters in the new state. अब यहाँ पे हमारी थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है लेकिन अभी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो आपकी न्यू स्टेट में है। एंड न्यू स्टेट से सेकेंड स्टेट कौन सी है, रनेबल। न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में जाने के लिए हम किस मेथड को यूज करेंगे, हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो बाय कॉलिंग द स्टार्ट मेथड हम किस में जाते हैं, हम रनेबल स्टेट में एंटर करते हैं। तो न्यू स्टेट, जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, स्टार्ट मेथड के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, रनेबल स्टेट में जा सकते हैं। एंड ये भी याद रखना कि जो स्टार्ट मेथड है वो केवल आपका न्यू स्टेट में ही कॉल होगा। कब कॉल होगा वो, न्यू स्टेट में, या फिर न्यू थ्रेड ही उसको कॉल कर सकती है। चलिए अब यहाँ पे देखो, अभी ये जो हमने कहा कि ओनली स्टार्ट मेथड कैन बी कॉल्ड ऑन अ न्यू थ्रेड, मीन्स कि केवल स्टार्ट, जो स्टार्ट मेथड है वो केवल न्यू थ्रेड पे ही कॉल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरा मेथड, if any other method than the start, okay, other than the start, अगर start method के अलावा कोई दूसरा मेथड थ्रेड, जो न्यू स्टेट में जो थ्रेड है वो कॉल करती है, तब एक एक्सेप्शन आता है। एंड उस एक्सेप्शन का नाम क्या है, उस एक्सेप्शन का नाम है आपका इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। क्या नाम रहेगा एक्सेप्शन का, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। तो इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि जो न्यू थ्रेड है वो केवल स्टार्ट मेथड को कॉल करेगी। अगर वो स्टार्ट मेथड के अलावा अदर देन स्टार्ट मेथड कोई दूसरा मेथड कॉल करती है तो एक एक्सेप्शन आता है, एंड उस एक्सेप्शन का नाम रहेगा इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। तो ये बात हो गई किसकी, फर्स्ट स्टेट की, न्यू स्टेट की। अब चलिए सेकेंड स्टेट की बात करते हैं, जो है हमारी रनेबल स्टेट। सेकेंड स्टेट कौन सी है आपकी, रनेबल स्टेट। अब रनेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, रनेबल स्टेट का मतलब है कि आपकी जो थ्रेड है इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। थ्रेड अगर हमारी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, इट मीन्स वो रनेबल स्टेट में है। एंड जब आपकी न्यू थ्रेड स्टार्ट मेथड को कॉल करती है, व्हेन द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड, then that thread enters into the runnable state। मीन्स कि जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे देन हमारी स्टेट न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में एंटर कर जाएगी। एंड रनेबल स्टेट क्या होती है कि हमारी जो थ्रेड है इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट यहां पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगा कि जो आपकी थ्रेड है इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, लेकिन अगर उसमें कोई इंटरप्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, इंटरप्ट, या फिर स्टॉप मेथड कॉल हो जाता है, तो यहाँ पे ये भी देखो, स्टॉप मेथड कॉल करके डायरेक्ट आप उस थ्रेड को डेड स्टेट में डाल सकते हैं। न्यू के बाद अगर जो न्यू स्टेट है वो भी स्टॉप मेथड को कॉल करती है, तो डायरेक्ट आपकी स्टेट कहाँ चली जाएगी, डेड स्टेट में आ जाएगी। डेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपकी थ्रेड टर्मिनेट हो गई है, एंड एक बार थ्रेड टर्मिनेट हो जाए तो हम उसे फिर से यूज नहीं कर सकते। अब ये हो गई रनेबल स्टेट की हमारी थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट आती है आपकी रनिंग स्टेट।
रनिंग स्टेट का मतलब होता है कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर मीन्स कि जो सीपीयू, उसने थ्रेड को टाइम एलोकेट कर दिया है फॉर एग्जीक्यूशन। रनिंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि प्रोसेसर हैज एलोकेटेड टाइम स्लॉट टू थ्रेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। रनेबल मीन्स की थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड रनिंग मीन्स की सीपीयू एलोकेटेड द टाइम स्लॉट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। रनेबल टू रनिंग स्टेट में कब जाएंगे? जब हम रन मेथड को कॉल करेंगे। अब यहां पे देखो कि रनिंग स्टेट, रनेबल से रनिंग स्टेट में आने के लिए हम किस मेथड का कॉल कर रहे हैं? रन मेथड का कॉल कर रहे हैं। एंड ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ओनली रनेबल स्टेट से ही हम रनिंग में आ सकते, मीन्स कि आप न्यू से डायरेक्टली रनिंग में नहीं आ सकते, ब्लॉक्ड से रनिंग में नहीं आ सकते, हम केवल रनेबल स्टेट से ही रनिंग में आ सकते हैं। एंड ये जो रनिंग स्टेट है, यहीं पर हमारी जो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे परफॉर्म होता है। रनिंग स्टेट में ही हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, वेटिंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो थ्रेड है वो वेट कर रही है, उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपकी स्टेट वेट कर रही है। तो वेटिंग स्टेट में वो वहां पे वेट कर रही है, मीन्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। अब रनिंग है, अगर आपकी जो थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, मींस कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आया, रनिंग स्टेट में आपकी थ्रेड ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, देन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? डेड स्टेट में, मींस कि वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो एक तो ये है कि रनिंग से डेड स्टेट में टर्मिनेट हो जाएगी। सेकेंड ये है कि यहाँ पे स्लीप मैथड कॉल हो गया है। कौन सा मैथड कॉल हो गया है? आपका स्लीप मैथड कॉल हो गया है। एंड स्लीप मैथड का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी स्लीप मैथड में एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर सकते हैं कि इतने टाइम के लिए आपकी थ्रेड एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, जितना टाइम, फॉर एग्जांपल आपने 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के लिए आपकी जो थ्रेड है वो स्लीप मोड में चली गई, 5 सेकंड के लिए आपकी थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो जब स्लीप मैथड कॉल होता है तो आपकी जो स्टेट है रनिंग से ब्लॉक्ड में चेंज हो जाती है। स्लीप मेथड की हेल्प से हम हमारी स्टेट को स्लीप मोड में फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंटर करवा सकते हैं। तो रनिंग से ब्लॉक्ड में चली जाएगी अगर स्लीप मेथड कॉल हो गया है तो। सेकंड आता है सस्पेंड मेथड। सस्पेंड मेथड क्या होता है? सस्पेंड मेथड का मतलब है कि आपकी जो स्टेट है, आपकी जो स्टेट है उसे कुछ कोई कंडीशन फुलफिल करनी है। आपकी स्टेट को, आपकी जो थ्रेड है उसको कोई कंडीशन फुलफिल करनी है, एंड जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर लेती तब तक वो सस्पेंड स्टेट में रहेगी। किस में रहेगी? वो सस्पेंड स्टेट में रहेगी। एंड जब कोई स्टेट आपकी सस्पेंड में होती है तो आप उसे जैसे ही उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी आप उसे वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। एंड जब स्टेट रिज्यूम होती है तो वो कहाँ जाती है? वो फिर से रनेबल में जाती है, मीन्स कि एग्जीक्यूशन के लिए वो वहां पे वेट करती है। तो ये समझ में आ गया कि सस्पेंड होने के बाद स्टेट जब रिज्यूम करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? रनेबल में। नेक्स्ट हमारी आती है वेट फंक्शन। जब आप वेट फंक्शन कॉल करते हैं तो आपकी स्टेट कहां चली जाती है? वेटिंग में चली जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने इस डायग्राम में ब्लॉक्ड में ही वेटिंग को मेंशन कर दिया गया है, अदरवाइज आप इस वेटिंग स्टेट में जा सकते हैं, एक अलग से यहाँ पे वेटिंग स्टेट बना सकते हैं एंड देन वेट मेथड को कॉल करेंगे। एंड ब्लॉक्ड से भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? स्टॉप मेथड को कॉल करके डेड स्टेट में जा सकते हैं। तो समझ आया हमें इन स्टेट्स का मतलब। देखो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपकी स्टेट कौन सी है? न्यू स्टेट है। न्यू स्टेट मीन्स की व्हेन अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड, और वी कैन से व्हेन अ थ्रेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द थ्रेड क्लास, इट मीन्स दैट इज इन अ न्यू स्टेट। देन second state is runnable. Runnable means ki your thread is ready for execution. Third is running. Running means processor allocated the time for execution. Blocked means thread is in not runnable state. It means your thread is blocked. And dead, terminated means your thread is dead and after a termination you can't use the thread.
एंड वेटिंग स्टेट मीन्स योर थ्रेड इज वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेस। ये क्या है, हमारे स्टेट्स है। उसके बाद आते हैं मेथड्स। तो फर्स्ट आपका स्टार्ट मेथड है। स्टार्ट मेथड कौन यूज करता है, न्यू थ्रेड यूज करती है। अगर न्यू थ्रेड आपकी अदर देन स्टार्ट मेथड कोई और फंक्शन यूज करती है तो वहां पे एक्सेप्शन आएगा, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। केवल स्टार्ट मेथड ही ये कॉल कर सकती है। स्टार्ट मेथड कॉल करके हम न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में जा सकते हैं। देन रनेबल से रनिंग में जाने के लिए हम रन मेथड का यूज करेंगे। जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो हमारा रनिंग स्टेट में ही होता है। रनिंग से वापस रनेबल में जाने के लिए इल्ड फंक्शन यूज होता है। देन अगर आपके स्टेट यहाँ पे अगर हम स्लीप मेथड का यूज करें फॉर स्लीप मेथड मीन्स कि आप अपनी स्टेट को थ्रेड को स्लीप मोड में डाल सकते हैं फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, देन वो ब्लॉक्ड हो जाएगी, मीन्स कि अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। सस्पेंड मेथड मीन्स कि यहाँ पे आपकी जो स्टेट है, आपकी जो थ्रेड है, उसे कोई कंडीशन फुलफिल करनी है। देन अगर जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती आपकी थ्रेड सस्पेंड हो जाएगी, मीन्स कि वो फिर से ब्लॉक्ड हो गई है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है आप उसे रिज्यूम कर सकते हो, एंड जब रिज्यूम करोगे तो वो रनेबल में जाएगी, ना कि वो रनिंग में जाएगी। ठीक है। वेट फंक्शन किस लिए यूज होता है, आपकी स्टेट को रनिंग से वेटिंग स्टेट में ले जाने के लिए हम यहाँ पे वेट फंक्शन यूज करते हैं। स्टॉप मेथड हम यूज करते हैं डेड जो थ्रेड है उसको डेड स्टेट में ले जाने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। आप न्यू से डेड में लेके जा सकते हो, रनेबल से डेड में जा सकते हैं, रनिंग से ब्लॉक्ड में, आप किसी भी स्टेट से डेड स्टेट में जा सकते हो। लेकिन रनिंग में आने के लिए ओनली रनेबल से ही रनिंग में हम आ सकते हैं। तो ये आपको थ्रेड समझ में आई, थ्रेड के स्टेट्स और थ्रेड के फंक्शंस हमने यहाँ पे देखे। चलिए आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं। तो कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स यूज होते हैं आपकी थ्रेड क्लास में। एक होता है थ्रेड कंस्ट्रक्टर, ये हमारा होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देन सेकंड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास किया है। नेक्स्ट आपका है, आप यहाँ पे रनेबल को पास कर रहे हो, एंड फोर्थ में आपका रनेबल एंड स्ट्रिंग दोनों को हम यहाँ पे पास करते हैं। तो टोटल 4 कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रहेंगे। मेथड्स की अभी हमने बात कर ही ली है, वही सेम मेथड्स है कि रन मेथड आपका कोई जो थ्रेड है उसको रनेबल से रनिंग में ले जाने के लिए यूज होता है। एक्शंस जो होते हैं, जो आपके एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होता है वो रन मेथड में होता है। स्टार्ट मेथड हम यूज करते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड, या फिर हम कहें कि आपकी न्यू स्टेट से रनेबल में ले जाने के लिए हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। स्लीप मेथड आपकी स्टेट थ्रेड को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्लीप मोड में लेके जाता है। देन हमारा नेक्स्ट फंक्शन है करंट थ्रेड फंक्शन। करंट थ्रेड फंक्शन को यूज करके आप चेक कर सकते हो कि अभी पर्टिकुलरली कौन सी थ्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा गेट आईडी फंक्शन, ये आपकी थ्रेड की आईडी को रिटर्न करके देगा। सस्पेंड फंक्शन थ्रेड को सस्पेंड करेगा, रिज्यूम उसे वापस से रिज्यूम करेगा। स्टॉप फंक्शन स्टॉप करने के लिए है। इंटरप्ट फंक्शन इंटरप्ट द थ्रेड। गेट नेम फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द थ्रेड। सेट नेम चेंज द नेम ऑफ द थ्रेड। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं थ्रेड के, ये कुछ फंक्शंस यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका रनेबल इंटरफेस। तो रनेबल इंटरफेस के अंदर भी हम रन मेथड को यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना ओनली वन मेथड ही होता है। जैसे यहाँ पे तो हमने 11 मेथड भी देखे, लेकिन रनेबल इंटरफेस में ओनली वन मेथड होता है जो है हमारा पब्लिक वॉइड रन फंक्शन। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, आपका स्टार्ट मेथड यूज होगा। देन आपकी न्यू थ्रेड स्टार्ट होगी एंड थ्रेड मूव्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू रनेबल स्टेट। When the thread goes to gets a chance to execute, its target run method will run। ये सेम पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किए। एग्जाम्पल है यहाँ पे, सबसे पहले हम क्लास है हमारी, क्लास क्रिएट कर रहे हैं। क्लास का नाम हमने मल्टी रखा है, मल्टी क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड्स थ्रेड। ठीक है, इतना समझ आया, एक्सटेंड्स थ्रेड। उसके बाद हमने यहाँ पे रन मेथड यूज किया, पब्लिक वॉइड रन, एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड प्लस थ्रेड डॉट करंट थ्रेड फंक्शन डॉट गेट आईडी फंक्शन इज रनिंग।
ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करके देगा जो करंटली जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है उसकी आईडी ये हमें रिटर्न करके देगा ये फंक्शन। फंक्शन क्लोज करिए, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये मैंने आपको जब जावा का फर्स्ट बेसिक करवाया था तो वहां पे ये इनके बारे में बताया था कि ये सब क्या होती है टर्म्स। उसके बाद जो आपकी क्लास मल्टी है उसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे T1, ये हमारा थ्रेड ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल्स टू न्यू मल्टी फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। देन आपकी जो थ्रेड ऑब्जेक्ट है T1 वो किसको कॉल करेगा, स्टार्ट मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया। जैसे स्टार्ट मेथड कॉल होगा उसके बाद कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, रन मेथड एग्जीक्यूट होगा। एंड जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जो करंटली जो थ्रेड, फॉर एग्जांपल थ्रेड 1 इज रनिंग, थ्रेड 2 इज रनिंग, इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है हमारा बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। तो ये क्या रहेगा, क्लास multi3, हमारी multi3 then implements runnable, runnable is a interface, public void run, only one method यहाँ पे होता है, then system dot out dot println thread is running, public static void में string args हमने object create किया m1 new multi3, multi3 is your default constructor, then यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक thread class है, thread का भी हम एक object create कर रहे हैं T1 is equals to new thread m1। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया है, हमने ये कंस्ट्रक्टर यूज किया है रनेबल आर T1 डॉट स्टार्ट फंक्शन। तो हम यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन थ्रेड डॉट स्टार्ट एंड थ्रेड डॉट रन। स्टार्ट मेथड और रन मेथड में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे स्टार्ट मेथड कौन यूज करता है, क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एंड द रन मेथड इज एग्जीक्यूट ऑन द न्यूली क्रिएटेड थ्रेड। जो स्टार्ट मेथड है उसे आपकी न्यू थ्रेड यूज करती है, कॉल करती है, एंड स्टार्ट मेथड का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, आपका न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में जा सकते हैं। एंड जो स्टार्ट मेथड है केवल एक टाइम के लिए आप इसे कॉल कर सकते हैं। एंड रन मेथड क्या है, रन मेथड को न्यू थ्रेड यूज नहीं कर सकती, रन मेथड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द कॉलिंग थ्रेड इटसेल्फ। एंड आप रन मेथड को कितनी बार भी कॉल कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप उसे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो स्टार्ट मेथड है कहाँ पे डिफाइन है, इन जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड, एंड आपका रन मेथड इज डिफाइंड इन जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल इंटरफेस एंड मस्ट बी ओवर रिडन इन द इंप्लीमेंटिंग क्लास। स्लीप मेथड क्या होता है, तो स्लीप मेथड आपका यूज होता है कि स्लीप मेथड की हेल्प से आप अपने थ्रेड को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्लीप मोड में लेके जा सकते हो। जो स्लीप मेथड है इसके अंदर इसे हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप रहेगी उसके अंदर आप एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एंड सेकेंड जो मेथड है टाइप है उसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। तो स्लीप मेथड को हम यूज कर सकते हैं एक आर्ग्यूमेंट पास करके भी एंड 2 आर्ग्यूमेंट पास करके भी हम उसे यूज कर सकते हैं। देन जो स्लीप मेथड है आप ये कह सकते हो कि आपने अपनी जो पर्टिकुलर जो थ्रेड है उसको क्या कर दिया है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पॉज कर दिया है, तो हम इसके लिए पॉज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो ये हमारा स्लीप मेथड है, ये आपके सिंटैक्स है स्लीप मेथड के, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्लीप लॉन्ग मिलीज। तो ये मिलीज में आप अपनी क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई करते हैं। थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन या फिर थ्रोज इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, इस टाइप के एक्सेप्शन ये थ्रो करता है। कौन कौन से पैरामीटर पास होते हैं स्लीप मेथड में, मिलीज पास कर सकते हो, मिलीज मीन्स की मिली सेकेंड, एंड नैनोज पास कर सकते हो मीन्स नैनो सेकेंड। या तो मिली सेकेंड के फॉर्म में पास करोगे या फिर नैनो सेकेंड के फॉर्म में पास करेंगे। रिटर्न टाइप क्या रहेगा इसका, तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो वॉइड इसकी रिटर्न टाइप होगी। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे जैसे हमने थ्रेड डॉट स्लीप इस तरह से यूज किया है, तो ये आपका जो थ्रेड है 1000 सेकेंड्स के लिए क्या हो जाएगी, पोज हो जाएगी। तो ये क्या था, हमारा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था। तो आज की क्लास में हमने अपना कंप्लीट मल्टी थ्रेडिंग देखा, बेसिक क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है, थ्रेड के लाइफ साइकिल, स्टेट्स,
फंक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए एंड एग्जांपल्स भी हमने आज की क्लास में देखे। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लेट के बारे में।